रोहन के ऐसे बोलने पर शुभम चुप हो जाता है। तभी रोहन सभी को देखते हुए बोला, हम जिस काम के लिए आए हैं वो काम शुरू करें। ये बोलकर वह ज्योति को इशारा करता है तो ज्योति उसके सारे को समझ आशी के साथ जाती है और कई कपड़ों के बंडल को लाती है। तभी रोहन अपने चेयर पर बैठते हुए बोलता है, यहाँ सामने 2 स्टैचू रखे हैं और इस स्टैचू पर ये लगभग 10 मॉडल के कपड़े को बनाना है और पहले हम 2 का देखेंगे। ये बोल वो फाइलों में से 2 पेपर को सेलेक्ट कर उसे सामने रखते हुए बोलता है, अब इसमें कौन से कपड़े का कॉम्बिनेशन इस डिजाइन के ऊपर सही होगा इसे पहले चूज करो। ये कह वह सभी को इशारा करता है। दो लोगों का ग्रुप बनाकर सभी जाते हैं और अपने अपने पसंद के अकॉर्डिंग उस कपड़े को रखते हैं। रोहन हर किसी के कपड़े के सिलेक्शन का एक फोटो खींचता और उसे रंगीन प्रिंट आउट करवाता है। कुछ देर के बाद ये टास्क पूरा होता है। उसके बाद वो और शैलजा दोनों ही बैठकर उस सारे कलर कॉम्बिनेशन को देखकर उसे चूज करने लगते हैं। वही जानवी जिसने उस ड्रेस के लिए पर्पल कलर चुना था वह सोच रही थी कि काश उसका ही कलर पसंद किया जाए, पर इत्तेफाक से कलर नैना का पसंद किया गया था। उसकी चॉइस दोनों को ही बेस्ट लगती है और साथ में मीरा का। ये देख दोनों ही खुश हो जाती हैं और नैना को अलग ही भाव घमंड भरे आ जाते हैं। नैना जानवी को देखकर एक बेचारा सा मुंह बना देती है। ये देख जानवी बड़बड़ाती है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे चिढ़ा रही है। उसे बड़बड़ाते देख ज्योति बोलती है, वो तुम्हें चिढ़ा रही है। ये सुन जानवी आंखें छोटी कर उन सभी को घूरने लगती है। तभी उसकी नजर रोहन और शैलजा पर जाती है और उसे मन ही मन आदित्य की बातें याद आती है कि शैलजा रोहन के करीब जाने की कोशिश कर रही है और उसे हर हाल में शैलजा और रोहन को दूर रखना है। ये याद आते ही वह तुरंत सभी का ध्यान अपनी तरफ केंद्रित करते हुए बोलती है, अब हमें इस ड्रेस की कटिंग डिजाइन को देखनी चाहिए। ये सुनते ही रोहन की भी नजर उस पर जाती है। वो कुछ बोलने को होता है तभी जानवी दांत दिखाते हुए बोली, वह क्या है ना, टाइम की वैल्यू होनी चाहिए और हमें अभी ड्रेस कटिंग करनी चाहिए। उसके बाद इन लॉजिकल नहीं थी, इसलिए सभी फिर आगे की के बारे में सोचने लगते हैं। तभी उस ड्रेस की डिजाइन के हिसाब से रोहन उठता है और एक बड़े से मेज के पास जाता है। उसी के साथ शैलजा और दोनों ही उस ड्रेस के डिजाइन को एक बोर्ड पर चिपकाते हैं और उसी के अकॉर्डिंग उसे कटिंग करने लगते हैं। रोहन कटिंग करते हुए कुछ बातों को बताया जा रहा था और सभी उसे ध्यान से देख रहे थे। वही शैलजा एक नज़र रोहन को देखती और मुस्कुराकर फिर उसके काम को देखती, पर उसका मुस्कुराना ज्यादा देर तक नहीं रह जाता क्योंकि जानवी उन दोनों के बीच में ही जाकर घुसकर खड़ी हो जाती है। ये होते ही शैलजा गिरते गिरते बचती है। पीछे से शुभम उसे पकड़ लेता है। शैलजा गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, यह क्या हरकत है? ये कौन सी तमीज है तुम्हारी? तुम ऐसे ही किसी की भी बीच में घुस जा रही हो। ये सुनते ही जानवी में मासूम सब शक्ल बनाते हुए बोलती है, मैमा वह क्या है, मुझे सर ने सीखने को बोला है तो मैं इतनी दूर से नहीं देख पा रही हूँ कि सर कैसे कटिंग कर रहे हैं। अब आप सभी को तो नॉलेज है, आप सभी दूर से देखकर समझ जाओगे तो मुझे तो पास में रहना पड़ेगा ना। उसकी बात कहीं से भी काटने लायक नहीं थी। ये सुन शैलजा दांत पीसते हुए रह जाती है और जानवी रोहन जो कटिंग करते हुए उसके हाथ रुक गए थे अब वो कटिंग करने लगता है और वही जानवी उसके बेहद करीब खड़ी हो जाती है, जिस वजह से रोहन की नज़र बार बार जानवी के उसे हाथों पर जाती है जो उसके बेहद पास था। जानवी बार बार झांकने की वजह से वहां उसके और करीब चली जाती और पूछती, सर यह कैसा था, ये कैसे हुआ? ये बोल अपने सवालों के झड़ी लगा दी थी। रोहन तो जानवी से परेशान हो चुका था क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे ये जानवी उसे परेशान करने के लिए ही यह बोल रही है।
छोटी छोटी बातों को भी वो खींच-तान कर पूछ रही थी। वही सभी जाह्नवी को ही घुरे जा रहे थे। जाह्नवी का इतना करीब होना जब रोहन को और बर्दाश्त नहीं होता तो वह झटके में कैची को वही मेज पर लगभग पटक देता है। ये होते ही सभी शांत होकर खड़े हो जाते हैं। रोहन जाह्नवी को घूरते हुए बोलता है, शैलजा आगे की प्रोग्रेस देखो, मैं आता हूँ। ये बोल वह वहां से निकल जाता है। वही जाह्नवी का मुंह बन जाता है। तभी शैलजा, जो जाह्नवी को रोहन कितने करीब देखकर गुस्से में तिलमिलाई हुई थी और मजबूरन उसे अपने काम पर ध्यान देना था, आदित्य अपने काम में थोड़ी सी भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करता था, वह काम को आगे बढ़ने लगती है। वही जाह्नवी मन ही मन में सोचती है, आदित्य भाई मैं आपका एक काम कर दिया, इन चुड़ैल को उस राक्षस से दूर कर दिया। ये बोल खुशी देखते बन रही थी। वही रोहन अपने केबिन में जाकर बैठ जाता है और उसे बार बार जाह्नवी की करीबियां याद आ रही थी। ये देख उसके हाथों की मुट्ठियां कस जाती है और वह सामने रखे जग पर हाथ मारते हुए बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, यह इम्पॉसिबल है। ये बोल अपने सर पर बालों में हाथ फंसा उसे जोर से दबा देता है, जैसे ये सब वह नहीं सोचना चाहता हो। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज के अपनी प्रैक्टिकल के बाद सभी बाहर निकलते हैं। वह भी परिधि भी साथ आ जाती है। रोहन भी उधर से आता है। तभी शिवी, आन्या और प्रिया को इतने खुश देख रोहन बोलता है, क्या बात है, आज मेरी दोनों भाभियां तो बड़ी खुश नजर आ रही है। ये सुनते ही प्रिया मुस्कुराते बोलती है, यार सच में आज तो हमें प्रैक्टिकल से मजा ही आ गया, क्या पढ़ाती है मैम। ये सुनते ही रोहन बोलता है, अरे मैंने सुना कि कोई बहुत खूबसूरत सी लड़की आई है, क्या मैं मिल सकता हूँ उससे। ये सुन वो कुछ बोलती तभी आन्या बोलती हैं, हमें लेट हो रहा है, चलो चलकर कल मिलना है। ये बोल जैसे ही पीछे जाती है वैसे ही उसकी किसी से टक्कर होती है। वो गिरने को होती है, तभी जाकर राहुल उसे संभाल लेता है और सामने आन्या सॉरी बोलने के लिए जैसे ही बोलती है वैसे ही सामने उसे निया नजर आती है। निया को देख आन्या बोलती है, सॉरी मैंने देखा नहीं। ये सुनते ही निया उसे एक पल के लिए घूरती है। उसके घूरने से सभी एक दूसरे को देखते हैं। तभी अगले ही पल निया मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं आन्या। ये कह वह आन्या के पास आते हुए बोलती है, वैसे तुम मुझे निया बुला सकती हो, मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ। ये सुनते ही सभी एक दूसरे को देखते हैं फिर मुस्कुरा देते हैं। तभी निया उन सभी के साथ चलते हुए बोलती है, वैसे तुम रहती कहाँ हो। ये सुनते ही आन्या बोलती है, मैं अपने घर पर रहती हूँ। ये बोल हंस देती है। उसकी हंसी सुन निया के हाथों के मुठिया कस जाती है और वो मन में बोलती है, क्या ये सच में इतनी ही मासूम है जितनी मासूम बन रही है। या फिर वो अगले ही पल वो उसे देख बोलती है, वैसे मैं आप तो फॉरेन से आई है, आप कहाँ रहती हैं। ये सुनते हैं निया बोलते हैं, नहीं इस समय होटल में रुकी हुई हूँ। यह सुन प्रिया बोलती है, हम यहीं पर रहने वाले हैं, अगर आपको कभी भी लगे कि आपको कोई दिक्कत है तो आप हमें बता सकती हैं। ये सुन लिया मन ही मन बोलता है, बहुत जल्द तुम सभी के पास ही आने वाली हूँ, आखिर तुम्हारी जगह जो लेनी है। यह मन में ही बोल हुआ मुस्कुराते भी बोलती है, ओके बाय। ये बोल वह चली जाती है। तभी कीर्ति राहुल को देखकर बोलती है, राहुल क्या हुआ, कहाँ खोए हो। ये बोल उसे झकझोरती है तो राहुल होश में आते हुए बोलता है, यार थोड़ी सी मुझसे उम्र में कम होती तो मैं पक्का इससे शादी कर लेता। ये सुनते ही पीछे से परिधि उसके सिर पर मारते हुए बोलती है, पीयूष भी तो अपनी सीनियर से लव कर ही रहा है, तुम भी कर लो, क्या ही चला जाएगा। ये सुन राहुल अपने बालों में हाथ फेरने लगता है। तभी वहां पर पीयूष भी आता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम सबको जाना नहीं है। ये सुनते ही सभी उसे देखते हैं तो पीयूष का चेहरा कुछ उतरा था। ये देख सभी उसे देखते हैं। तभी प्रिया बोलती है, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह ऐसे क्यों लटका है। ये सुनते ही पीयूष जाकर वही सामने सीमेंटेड वाले चेयर पर जहां पर इस समय गार्ड काका बैठे थे वहां जाकर बैठ जाता है और मुंह बनाते हुए बोलता है, यार अब उनकी तो कोई इज्जत ही नहीं है।
हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि कोई मुझसे बात करना छोड़ दे। उसकी यह बात सुन सभी उसे घेर कर खड़े हो जाते हैं। तभी पीयूष काका को देखते हुए बोलता है, काका आप ही बताएं अब मुझे क्या करना चाहिए। ये सुन काका हंसते हुए बोलते हैं, पीयूष बेटा यदि बात दिल की है तो मैं तुम्हें बस इतना ही राय दूंगा, जब दोनों तरफ से ओके है तो उसे रिश्ते में बदलने में देरी नहीं करनी चाहिए। ये सुनते ही सभी एक दूसरे को देखते हैं। तभी पीयूष उनको पकड़कर उनके गाल पर किस करते हुए बोला, थैंक यू काका, आपने तो मेरी समस्या का समाधान कर दिया। तभी सभी गैंग एक तरफ से बोले। पीयूष उन सभी को कुछ बताता है तो सभी की आंखें बड़ी हो जाती है और साथ में मुस्कुरा देते हैं। शाम हो जाती है, शाम के 7 बजे बज रहे थे। वही सनाया के फ्लैट पर सनाया अपनी हॉल में बैठे कॉफी पी रही थी और बार बार किचन की तरफ देख रही थी। किचन में शिव डिनर बना रहा था। सनाया जब भी किचन में जाने को होती है शिव उसे बाहर कर देता। ये देख सनाया चिढ़ते हुए बोली, भाई आप खाना बना रहे हो या फिर मोहल्ले का खाना बना रहे हो? मुझे तो समझ नहीं आ रहा आप क्या रहे हो। ये सुनते ही किचन से शिव चिढ़ते हुए बोलता है, छोटी मैंने बोला ना सरप्राइज है और कभी कभी सरप्राइज बनाने में समय तो लगता है। इतनी बेसब्र क्यों हो जाती हो? बिल्कुल अभी तुम्हारा बचपना गया नहीं। बचपने में भी तुम ऐसी थी। शिव फ्लो फ्लो में तो बोल जाता है। पर तभी सनाया बोलती है, क्या कहा अभी आपने बचपना? ये सुनते ही शिव बोलता है, नहीं कुछ नहीं, वह क्या है, मेरी भी एक छोटी सी बहन थी बिल्कुल तुम्हारी तरह, वो भी ऐसे ही हमेशा बेसब्र हो जाती थी। यह बोलते हुए शिव अपनी बचपन की यादों में खो जाता है और फिर खुद से ही कहता है, तुम मुझे भूल गई ना बच्चा, पर मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। पर तुम उन बुरी यादों को भूल जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। एक गहरी सांस लेकर फिर से अपना डिनर बनाने लगता है। तभी डोर बेल बजती है। सनाया बोलती है, इस समय कौन आया होगा? पर तभी उसे लगता है हो सकता है कि बगल वाली आंटी हो। जब भी शिव यहाँ आता था वह जरूर यहाँ पर टपकती थी और शिव को निहारते रहती थी। ये सोचती ही है कि फिर से बेल बजने पर जाकर डोर खोलती है, तभी अचानक धड़ाधड़ लोग घर के अंदर घुसने लगते हैं। सनाया को तो खुद को संभालने का मौका नहीं मिलता, यहाँ तक कि वो गिरने को होती है कि तभी उसे पीयूष कमर से पकड़कर उसे बचा लेता है और बोलता है, अरे इतनी भी कमजोर मत बनो, खाया पिया करो, एक धक्के से ही गिर जा रही हो। ये कह उसे खड़ा कर अंदर घुस जाता है। सनाया तो आंखें फाड़े बस सामने सभी लोगों को ही देखे जा रही थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। उसके घर में इतनी भीड़, दरअसल वहां पर इस समय आन्या, प्रिया, कीर्ति, शिवी, विभा और पृथ्वी भी वहां पर आए हुए थे। ये देख सनाया की आंखें तो बड़ी हो जाती है। पर तभी सभी लोग धड़ाधड़ वहां के सोफे पर एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर बैठ जाते हैं। तभी आन्या प्रिया को कुछ इशारा करती है और वो उठकर किचन में जाते हुए बोलती है, शिव भाई हम आ गए। ये सुनते ही शिव दोनों के सर को थपथपाते हुए बोले, हमें भी तुम्हारा ही इंतजार था। ये सुनते ही सनाया बोलती हैं, ये हो क्या रहा है, आप सभी यहाँ पर क्यों? ये सुनते ही विभा मुंह बनाते हुए बोली, सनाया क्या तुम नहीं चाहती कि हम यहाँ आए? ये सुनते ही सनाया हकलाते हुए बोलती है, वो तो मैं, तभी डोर बेल फिर से बजती है। जब सनाया दरवाजा खोलती है तो वहां पर नीलम जी और निम्मी दोनों ही होते हैं। ये देख तो अब सनाया का चकराने लगा था। तभी शिव अपने हाथों में चाय का कप लिए बाहर आता है, वही शिवी की नजर जब शिव के ऊपर जाती है तो उसे देखते ही रह जाती है। शिव ब्लैक कलर की लोअर और ब्लैक कलर की हाफ टी शर्ट में बेहद ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था।
वहां पर सभी को चाय देते हुए बोलता है, लीजिए आंटी अंकल, आप सभी चाय पीकर बताएं आप सभी को चाय कैसा लगा। विभा एक कप चाय लेते हैं और बोले, इसकी क्या जरूरत थी, हम डायरेक्ट डिनर कर लेते। ये सुन शिव बोलता है, हाँ पर डिनर लगाने में कम से कम 20 मिनट लगेगा, तब तक चाय की चुस्की लीजिए। विभा मुस्कुराते हुए चाय पीती है तो उनके बगल में पृथ्वी बोलते हैं, तो मैडम कैसा लगा चाय अपनी दामाद के हाथों का। ये सुन विभा घूरते हुए बोलती है, अभी शिव ने हाँ नहीं किया है, तो दामाद बनाने की जो आपके ऊपर भूत चढ़ा है उसको उतार कर ही रखें। ये सुन पृथ्वी का मुंह बन जाता है। वहीं आन्या और प्रिया भी दोनों ही स्नैक्स लाकर वहां पर रख देते हैं। वहीं शिवी जो एक टक शिव को देख रही थी, तभी कीर्ति धीरे से बोलती है, हैंडसम है ना। ये सुनकर शिवी अपने में ही खोए हुए बोलती है, बेहद। पर तभी वह कीर्ति को देखती हैं और घूर कर कसमसाने लगती है। तभी शिव उसकी तरफ चाय लाते हुए बोलता है, लीजिए चाय। उसकी इतनी प्यारी आवाज सुन शिवी का उसे पीटने का मन कर रहा था, पर वह चाय ले लेती है। वही सनाया तो अपनी ही घर में ऐसी लग रही थी कि पराई है, वो एक तरफ खड़ी थी, बाकी सभी तो भेड़ बकरियों की तरह भरे पड़े थे। तभी चाय पीने के बाद शिव बोलता है, चलिए आप सभी बैठकर डिनर कर लीजिए, उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। ये सुन सभी हाँ में सिर हिलाते हैं और शिव किचन में चला जाता है। कीर्ति शिवी को उठाकर ले जाती है और बोलती है, चलो ना शिवी उनकी मदद कर देते हैं। शिवी किचन में जाती है और वहां रखे एक बाउल को जैसे ही उठाने को होती है, वैसे ही उसके दोनों हाथों को पकड़ ऊपर करते हुए बोलता है, क्या कर रही हो, जल रहा है। ये सुनते ही शिवी शिव को देखने लगती है। तभी शिव बोलता है, हेलो मैडम, कहाँ खो गई आप। ये सुनते ही शिवी अपने हाथ से उसका हाथ झटकती है और अपना हाथ खींच उसे एक कपड़े से पकड़ बाहर लेकर चली जाती है। ये देख शिव के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। सभी डिनर लाकर डाइनिंग टेबल पर रख देते हैं, पर फिलहाल के लिए सभी एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। सनाया खुद से ही बड़बड़ाती है, अब बिना बताए इतने लोग आओगे तो यही होगा ना। दरअसल इतने लोग हो गए थे कि उसे 4 सीट डाइनिंग टेबल पर कैसे बैठते। तभी नीलिमा सभी को देखते हुए बोलता है, मेरे हिसाब से हमें एक साथ नीचे बैठकर खाना खाना चाहिए, और वैसे भी नीचे खाना खाने में जो मजा है वह इस डाइनिंग टेबल पर कहाँ। सभी उनकी बात पर एग्री होते हैं। तभी सभी हर डिशेज को खोलते हैं तो सभी के मुंह से तारीफ ही निकलती है। पर शिवी की नज़र सारी डिशेज पर पड़ती है तो वह थोड़ी इमोशनल हो जाती है। ये सारी डिशेज उसके पसंद की होती है। वह अपनी आंखें बंद करती है तो उसे वो पल याद आता है कि ऐसे ही शिव उसे कैसे उसकी पसंदीदा चीजों को ट्राई करके बनाता था। तभी पृथ्वी बोलता है, कितना अच्छा आपने खाना बनाया है। ऐसा खाना तो जल्दी घर के लड़कियां भी नहीं बना पाए। ये सुनते ही नीलिमा बोली, ये बात तो आप सही कह रहे हैं भाई साहब। खाना खाते हुए विभा पूछती है, वैसे बेटा आपने खाना बनाना सीखा कैसे। ये सुन शिव शिवी को देखते हुए बोलता है, बस किसी स्पेशल के लिए और उसे हैप्पी करने के लिए ये सब खाना बनाना सीख गया। वह क्या है ना, वह खाने की बहुत शौकीन थी। ये सुनते ही पृथ्वी बोलता है, जिस लड़की के साथ आप थे वही क्या नाम था उसका। हाँ परिधि। यह सुनते ही शिवी के हाथों की मुट्ठी कस जाती है। तभी शिव बोलता है, परिधि। फिर शिवी को देख बोलता है, आज यदि मुझे बनाना हो तो मैं उसे अच्छी डिश बनाकर खिला सकता हूँ, पर वह क्या है कि उससे भी पहले कोई थी। तभी पृथ्वी आगे बात बढ़ाते हुए बोली, क्यों, क्या हुआ। अब नहीं है। ये सुनते ही शिवी बोलता है, वह क्या है ना, नाराज होकर बैठी हैं और वह मेरे से कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती और पूरी जिंदगी मुझसे बात नहीं करना चाहती।
ये सुनते ही विभा बोलती है, बेटा अगर ऐसी बात है तो आपका जिंदगी में आगे बढ़ जाना ही अच्छा है। ये सुनते ही शिव बोलता है, इसीलिए तो मैंने भी फैसला लिया है परिधि के साथ आगे बढ़ने का। शिवी को अभी यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो उठने को होती है तभी आन्या बोलती है, क्यों क्या हुआ? पहले खाना फिनिश कर, तू कब से खाना छोड़कर उठने लगी? ये सुन शिवी दांत पीसते हुए बोलती है, तुझे मैं बाद में देखूंगी। वही सनाया एक तरफ बैठी पीयूष को ही घूरे जा रही थी, तभी पीयूष उसे देखते हुए बोलता है, अगर तुम्हारा मुझे घूरने से ही पेट भर जाएगा तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वह क्या है ना, खाना बहुत लजीज बना है। तो मैं तो तुम्हारा हिस्सा भी खाने वाला हूँ। ये बोल उसके थाली को अपनी तरफ सरकाता है तो सनाया बैठते हुए थाली खींच लेती है। उसे कब की भूख लगी थी और वह तो समझ भी नहीं पा रही थी कि यह सभी यहाँ आए क्यों हैं। पर फिलहाल के लिए वह अभी खाना चाहती थी। कुछ देर बाद सभी लोग डिनर कर बैठते हैं। तभी नीलिमा बोलती है, सनाया बेटा क्या आप अपने हाथ की एक बढ़िया सी अदरक वाली चाय पिलाएंगी? जब तक आप हमारे साथ थी हमें आपके हाथ की अदरक की चाय के अलावा कोई चाय ही नहीं पसंद आती है। ये सुनते ही बगल में बैठे निम्मी घुरते हुए बोली, माँ ये तो हद हो गई, अभी तो आज सुबह आप मुझे यही बोल रही थी कि आपको मेरे हाथ की चाय सबसे ज्यादा पसंद है। ये सुन सनाया मुस्कुराते हुए चली जाती है। तभी नीलिमा निम्मी के सर पर मारते हुए बोलती है, बेवकूफ, अपने बच्चों के हाथों की चाय सभी मानों को अच्छा लगता है। ये सुन निम्मी अपना सर सहलाते रह जाती है। थोड़ी देर बाद नीलिमा शिव से बोलती है, शिव बेटा आपको तो पता ही है हम यहाँ क्यों आए हैं। ये सुन शिव हाँ में सिर हिलाते हुए बोलता है, हाँ आंटी हमें पता है, और सच बताऊं मुझे उम्मीद नहीं थी सनाया को आप जैसे इतने अच्छे परिवार मिलेगा। वैसे पीयूष ने बताया ही होगा कि मैं सनाया का बायोलॉजिकल भाई हूँ। ये सुनते ही वहां पर पीयूष को छोड़कर वहां पर सभी लोग शॉक्ड थे, क्योंकि हर किसी को यही लगता था कि शिव सनाया को अपनी बहन मानता है, पर यह बात सुनना सभी के लिए अनएक्सपेक्टेड थी और वहां शिवी भी हैरान होकर उसे देख रही थी। तभी सभी की हैरानी को देखते हुए बोलता है, आप सभी के चेहरे को देखकर मुझे इतना तो पता चल गया कि आपको इस बारे में नहीं पता था। ये बोलते हुए वह पीयूष को देख बोलता है, और मेरा तुम पर एक विश्वास बन गया कि तुम अपने बातों के पक्के हो। उसे लगा था कि पीयूष ने ये सब बता दिया होगा। तभी वह आगे बोलता है, आज ये बात बताने का मेन रीजन ये था कि मैं आज आप सभी को सब कुछ बताना चाहता था ताकि कोई भी सनाया को अनाथ ना समझ सके। और यह बात सनाया को भी नहीं पता। मेरी फैमिली की बहुत लंबी कहानी है। मैं बस आपको इतना बता सकता हूँ कि किसी की रंजिश के चलते हमारा हंसता खेलता परिवार हमसे बहुत दूर हो गया, इतना दूर कि हम कभी भविष्य में एक साथ मिलने का सोच भी नहीं सकते हैं। ये सुनते ही नीलिमा उसके हाथों पर हाथ रखती है। तभी शिव आगे बोलता है, कुछ समय बाद नियति ने हम दोनों भाई बहन को इस दुनिया में अकेले छोड़ दिया था, पर मैं सबसे अकेला तब हुआ जब इत्तेफाक से मेरी बहन भी मुझसे कोसों दूर हो गई। अचानक उसका दूर जाना मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया था। ये बताते हुए शिव अपने अतीत की यादों में खो जाता है। फ्लैशबैक। जब छोटी सी सनाया का वह हाथ पकड़े हुए वह शिव के साथ जा रही थी और अपनी तोतली आवाज में बोलती है, भैया आपने तो बोला था मम्मी पापा जल्दी आएंगे पर वह आए नहीं है। मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज कुछ तो दे दो ना। ये सुनते ही शिव अपनी छोटी सी प्यारी सी बहन को अपनी गोद में उठाते हुए बोलता है, बच्चा आपके भैया आपको जल्दी खाना देंगे और बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। ये कह वो उसे गोद में लिए उन अनजान सड़कों पर भटक रहा था। ऐसे ही करके कुछ दिन निकल जाते हैं। वही सनाया का तबीयत भूख के वजह से खराब होता चला जाता था।
कहते हैं ना कि जब जीवन में अपने साथ छोड़ जाते हैं तो इस दुनिया में कोई साथ नहीं देता, और खासकर तब जब दुनिया सिर्फ पैसों के लिए जीती है। पर कहते हैं ना, संसार में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो सच्चे होते हैं। शिव के पास जो भी अपने पास थी वो उन्हें बेचकर वह जितना भी कुछ खरीद सकता था वह अपनी बहन को और खुद को खिलाता। पर कहते हैं ना, बच्चा समझकर ऐसे पाखंडी लोग भी उन्हें लूटने लगते हैं। शिव अपने अतीत की यादों में खोया था। जब ऐसे ही उसे एक ऐसा इंसान मिला जब उन्हें शिव ने एक चोर को एक आदमी की जेब काटते हुए देखता है और वह भागता है। वही वो पुलिस वाला वह आदमी जैसे उसके पीछे दौड़ता है पर वो भाग कर चला जाता है। पर शिव जो ये सब देख चुका था वह दौड़कर आगे से जाता है और अपने एक चिंगरी फंसाकर उस चोर को गिराकर उसे मारते हुए उस वॉलेट को छीन लेता है। वह आदमी भी हाथापाई कर शिव को काफी मारता है पर तब तक वह आदमी पहुंच चुका था। तभी वह आदमी एक लात से मारता है, तभी वहां पर कुछ लोग आ जाते थे। वह आदमी एक पुलिस वाले को वह आदमी उसे चोर को ले जाने को बोलता है और वह पुलिस वाला शिव के पास आते हुए बोलता है, बेटा आई एम प्राउड ऑफ यू, तुम बहुत होनहार हो और बहुत काबिल भी। मुझे गर्व है तुम जैसे लड़कों पर। यह कह वो उसे अपने पास लाते हुए बैठ बोलता है, कौन हो तुम और बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? ये सुनते ही शिव बोलता है, सर मम्मी पापा मेरे अब इस दुनिया में नहीं है। विचार है पढ़ने। उस आदमी यानी कि पुलिस ऑफिसर को बहुत बुरा लगता है। वह आदमी उसे प्यार से बोलता है, बेटा जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। बेटा मेरा भी इस दुनिया में मेरी पत्नी के अलावा कोई नहीं है, ना ही कोई बच्चे। यदि तुम मुझे अपना मानो तो क्या तुम हमारे साथ रहोगे? ये सुनते ही शिव उन्हें देखते हुए बोलता है, पर हम किसी अनजान के पास कैसे रहे? उसकी बोली और उसकी भाषा को सुनते और समझते हुए वह इंसान जो खुद एक पुलिस ऑफिसर था वह समझ जाता है कि यह किसी अच्छे खानदान का है। पर किसी कारणवश वो यहाँ भटक रहा है। उसने सोच रखा था कि वह इसे छांव देगा, बाकी शिव खुद एक न एक दिन अपने बारे में बताएगा। पर वह इंसान उसे प्यार से समझाते हुए बोलता है, बेटा अनजान तो मैं भी था पर फिर भी आपने तो हमारी मदद की ना। ये सुन शिव उसे देखने लगता है। तो वह इंसान शिव के भावनाओं को समझते हुए बोला, अच्छा ठीक है, आप चलिए, आपको छत की आवश्यकता है। आप हमारे घर पर रहिए, हमारी हेल्प करिए, उसके बदले हम आपको एक अच्छी जिंदगी देंगे। शिव को यह बातें कहीं से गलत नहीं लगी, उसे उस आदमी से एक अच्छी वाइब्स आ रही थी। तभी शिव हल्का मुस्कुराते हुए, ठीक है अंकल, पर मैं अकेला नहीं हूँ। ये सुन वह आदमी बोलता है, कौन है आपके साथ? ये सुनते ही शिव मुस्कुराते हुए बोला, मेरी एक छोटी सी बहन भी है। ये सुनते ही वह आदमी बोलता है, ठीक है चलिए। ये बोल वह शिव के साथ उस जगह पर जाता है जहां पर शिव ने सनाया को छोड़ा था। पर वह चारों तरफ देखता है तो वहां पर सनाया नहीं होती। पहले तो शिव को लगता है कि वो इधर उधर ही होगी, पर काफी देर हो गया था, अब उन्हें सनाया कहीं नहीं दिखती। शिव चिल्ला चिल्ला कर बस एक ही बात बोले जा रहा था, परी आप कहाँ हो? पर चिल्लाते चिल्लाते उसकी गला बैठ गया, पर उसे सनाया कहीं नहीं मिलती। ये सब सोचते हुए शिव वहीं बैठकर रोने लगता है। कुछ दिन निकल जाते हैं। वो आदमी जो खुद एक पुलिस ऑफिसर था, रवि पांडे उसका नाम था, वह अपनी हर शोर्श लगाकर उसे खोजने की कोशिश की, पर इतने बड़े शहर में वह मिल ना सकी। शिव पूरी तरह से टूट चुका था। महीना बीत जाए पर वह ठीक से खाना नहीं खाता था। रवि की वाइफ शिव को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करने लगी थी। उसे शिव काफी पसंद आया था और शिव को हर मुमकिन कोशिश करती उसे कि वो खुश रखे। पर शिव सनाया के ना मिलने पर जैसे वह अपनी आखिरी जिंदगी भी खो चुका था। आखिर परिवार के नाम पर वही तो थी उसके पास।
पर वही सनाया जो शिव के न मिलने पर वह इधर उधर भैया भैया कहकर दौड़ रही थी, और इस दौड़ने में उसका गाड़ी से एक्सीडेंट हो जाता है। उसे लोग लेकर अस्पताल जाते हैं। गाड़ी ब्रेक मारने से ज्यादा तो नहीं लगी थी, पर सर पर काफी चोट आई थी। छोटी सी सनाया जिसे हर किसी ने पूछा पर वह सिर्फ भाई ही कहती, उसके अलावा उसे कुछ याद नहीं था। कुछ समय बाद, महीना होने के बाद, उसे एक अनाथालय में डाल दिया जाता है। अनाथालय में धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। उसे ज्यादा तो कुछ याद नहीं था, पर उसे लगता था कि उसका परिवार था, उसका भाई था। इस एहसास के साथ वह बड़ी हुई, पर अपने वजूद से बिल्कुल अलग। पर उसका वजूद तब उसका पीछा किया जब सनाया के पीछे कई गुंडे लगे। वो सनाया को मारना चाहते थे, क्यों ये तो नहीं पता था। पर शायद उसकी किस्मत ही ऐसी थी कि सनाया भागने में कामयाब रही। पर उन गुंडों के हाथ लग चुकी थी। पर उस सही समय पर शायद भगवान ने ही आदित्य और वीर को भेजा था। उसके बाद वो वीर और आदित्य की जीवन में शामिल हो चुकी थी। ये सारी बातें शिव ने पता लगाई थी। शिव अपने अतीत में खोया था, तभी पृथ्वी की आवाज आती है, शिव। शिव अपने होश में आता है और उन गहरी यादों से बाहर आता है, तो उसके आंखों में इस समय आंसू थे। वह आंसू पोंछते हुए बोलता है, बस पिछली बातों की यादों में खो गया, तो फिर चलिए आगे की बात करते हैं ना। आप सभी सगाई की डेट कल को ही फिक्स रखिए। वही यह कहते हुए उसकी नजर जैसे मुड़ती है, तो उसकी नजर सनाया पर पड़ती है, जिसकी आंखों में बेतहाशा आंसू थे। सिर्फ एक शब्द जब से उसने सुना था, उसके पैर जैसे जम गए थे। मैं सनाया का बायोलॉजिकल भाई हूँ। जैसे ही शिव की नजरों का पीछा करते हुए सभी उस तरफ देखते हैं, तो सनाया को खड़ा पाते हैं। सनाया वहां से तेजी से भागते हुए अपने कमरे में चली जाती है।